तो पिछले एपिसोड में हमने ज़ीक की कहानी देखी कि कैसे ग्रिसा और डायना ने उसे पाला और अपने मकसद को पूरा करने के लिए उन्होंने ज़ीक को वॉरियर बनाना चाहा। और जब ग्रिसा के ग्रुप के बारे में मार्लियन सोल्जर्स को पता चला तो ज़ीक ने मिस्टर सावर के कहने पर अपने मॉम डैड को सेना के हवाले कर दिया और मिस्टर सावर से ज़ीक को टाइटन्स के बारे में जानने को मिला और फिर उन्हीं से ही उसने 20 टाइटन को भी इनहेरिट कर लिया। और अचानक से हिलकर ज़ीक ने थंडर स्पेयर को भी फोड़ दिया जिससे कि उसके 2 टुकड़े हो गए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत करने से पहले मुझे ये बताओ कि क्या मुझे एओटी के ओवी एपिसोड भी एक्सप्लेन करने चाहिए या नहीं। कुछ लोगों की मेरे पास इसके लिए रिक्वेस्ट आई है और कुछ लोगों ने मुझसे ये भी रिक्वेस्ट की है कि मैं एओटी के सीजन 1 के टॉप 10 शॉकिंग मूवमेंट्स की वीडियो बनाऊं, वो भी मेरे हिसाब से। तो मुझे बता देना कि क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं इन टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊं या फिर इनमें से एक टॉपिक पर वीडियो बनाऊं या फिर इनमें से किसी टॉपिक पर ना बनाऊं। आप जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। तो चलिए अब एपिसोड को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हांजी, फ्लोक और बाकी सभी लोगों को भी थंडर स्पेयर के फूटने की आवाज आती है और हांजी सोचती है आखिर क्या हुआ। और फ्लोक कहता है अगर हम धमाके की तरफ गए तो हमें जरूर पता चलेगा। फिर हम देखते हैं कि घोड़े पर से आग बुझ जाती है और ज़ीक बहुत ही बुरी हालत में वहां पर पड़ा होता है और उसे लगता है कि वो मरने वाला है। तभी वहां पर एक टाइटन आता है या टाइटन आती है और अपने पेट को फाड़ कर ज़ीक को अपने पेट के अंदर रख लेती है। फिर हम देखते हैं कि कुछ येगरिस्ट सैनिकों पर अलग अलग रंग के पट्टे बांध रहे होते हैं और येलेना पिक्सिस से कहती है मैंने कहा था ना, जल्दी ही वो दिन आएगा जब हम एक ही टेबल पर बैठकर फिर से खाना खा रहे होंगे। इतनी जल्दी सब कुछ करने के लिए शुक्रिया। आपकी वजह से ही सेना की किसी भी ब्रांच ने हमारा विरोध नहीं किया और आपने अपने सभी सैनिक यहाँ शिगांशिना में इकट्ठे भी कर लिए। तो पिक्सिस कहता है जब से हमने वो स्पाइनल फ्लूइड पी लिया है हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम सभी किसी भी वक्त टाइटन्स में बदल सकते हैं और शिगांशिना हम सभी के लिए सबसे सही जगह रहेगी। और मैं कर भी क्या सकता हूँ जब मेरे साथी ही मेरी पीठ पर बंदूक तान कर खड़े हैं। तो वो सैनिक पिक्सिस से माफी मांगता है और कहता है मैं ये सब कुछ अपने बेटे को बचाने के लिए कर रहा हूँ, उसने भी वो वाइन पी ली है। तो पिक्सिस पूछता है तुमने हमें धोखा कब दिया, लेकिन येलेना उस सैनिक को इस बात का जवाब देने से मना कर देती है। तो पिक्सिस कहता है मुझे लगता है कि जिसने हमें पहले धोखा दिया उन सभी पर व्हाइट कपड़े बंधे हैं, जिसका मतलब है कि वो येगरिस्ट हैं और लाल कपड़े उन्हें बांधे हैं। जिन्हें वाइन पीने के बाद सच्चाई का पता चला तो उन्होंने घुटने टेक दिए और येगरिस्ट में शामिल हो गए। और आखिर में काले कपड़े वाले वो हैं जिन्होंने बेवकूफ की तरह बिना कुछ सोचे वाइन पी ली। मुझे लगता है कि मार्ले ने भी सेम ऐसा ही सिस्टम तुम्हारे घर पर भी लगाया होगा जब उन्होंने वहां पर कंट्रोल कर लिया होगा। तो येलेना कहती है दुश्मन से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। तो पिक्सिस कहता है हाँ, जैसे कि ज्यादा दुश्मन कैसे बनाए। तो येलेना कहती है वो तुम ही थे जिन्होंने हमारे साथी बनने से इनकार किया था। तो पिक्सिस कहता है जो मेहमान हमारे लिए जहरीली वाइन लेकर आए थे उन पर भरोसा न करना समझदारी थी या फिर बेवकूफी। तो येलेना कहती है तुम्हारा फैसला समझदारी वाला भी था और बेवकूफी वाला भी। वैसे अगर तुमने ज़ीक पर शुरू से भरोसा किया होता तो अभी तक दुनिया को बचा लिया जाता। और ये सुनकर पिक्सिस थोड़ा चौंक जाता है और कहता है दुनिया को बचा लिया जाता? तुमने तो मुझसे कहा था कि जब ज़ीक और एरन मिलेंगे तो वो रमलिंग का एक छोटा सा नमूना करके देखेंगे ताकि सभी देशों को लगे कि वो आइलैंड को हाथ भी नहीं लगा सकते लगभग 50 सालों तक। तो लेकिन इस प्लान से तो सिर्फ इस आइलैंड को ही बचाया जा सकता है। तो येलेना कहती है अब बहुत देर हो चुकी है, ज़ीक ने बहुत इंतजार कर लिया और तुमने वो वक्त उसे मारने की कोशिश में लगा दिया। ज़ीक एक भगवान है जो इस दुनिया को बचाएगा। फिर हम सर्वे कॉर्प्स को देखते हैं और कोनी कहता है क्या हम ऐसे ही बैठे रहेंगे, क्या हम कुछ नहीं कर सकते? आर्मिन क्या तुम टाइटन में ट्रांसफॉर्म होकर यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते? तो आर्मिन कहता है अगर मैंने ऐसा किया तो मैं पूरे शहर को ही उड़ा दूंगा। तो जिन पूछता है आर्मिन तुम्हारी एरन ने धुलाई क्यों की थी? तो आर्मिन कहता है वो मिकासा को बुरा भला कह रहा था तो मैंने उसे मारा और उसने भी मुझे मारा। तो जिन कहता है उसने क्या कहा था और आर्मिन बता ही रहा होता है लेकिन मिकासा उसे चुप कर देती है। लेकिन जिन फिर भी जानना चाहता है कि एरन ने मिकासा को क्या कहा था। तो कोनी कहता है उसका दिमाग सटिया गया है, उसे खुद नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। उसने उन 2 लोगों को भी चोट पहुंचाई है जिनकी वो सबसे ज्यादा कद्र करता था। तो जिन कहता है मुझे नहीं लगता कि वो पागल हो चुका है, मुझे नहीं लगता कि वो बिना किसी वजह के ऐसा कुछ करेगा। शायद अगर हम वैसे सोच पाए जैसे वो सोच रहा है तो हमें पता चल जाएगा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। और तभी वहां पर येलेना आती है और कहती है मुझे दुख है कि हमें ऐसी जगह पर मिलना पड़ रहा है।
और उसे देखकर कोनी को बहुत गुस्सा आता है और जिन कहता है, खुश तो बहुत होगी ना तुम येलेना, क्योंकि सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा तुम चाहती थी। एरन सब कुछ वैसा ही कर रहा है जैसा तुम और ज़ीक उससे करवाना चाहते थे। उसने मार्ले पर हमला किया और एल्डियन लोग उसे सपोर्ट करने लगे और वाइन की मदद से तुमने पूरी मिलिट्री पर कंट्रोल कर लिया और अब एल्डिया और फाउंडिंग टाइटन की पावर तुम्हारी है। अब तुम मार्ले को तबाह करके अपने घर का बदला ले सकते हो। यही असली वजह थी ना तुम लोगों के इस आइलैंड पर आने की। टोनियो कहता है यह आइलैंड बाकी दुनिया से 100 साल पीछे था, हमने यहाँ पर विकास किया। तो निकोलो कहता है ताकि ये जगह रूल करने लायक बन सके। तो ग्रीस कहता है तुम बेवकूफ हार गए और कुछ नहीं। तो निकोलो उसे खरी खोटी सुनाने लगता है। तो ग्रीस को भी बहुत गुस्सा आता है और वो साशा के बारे में बुरा भला कहने लगता है और कहता ही रहता है। तो येलेना उसे गोली मार देती है और सभी से उसके बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगती है और आगे कहती है हमारा मकसद इतना छोटा नहीं है कि हम मार्ले से अपना बदला लें। हम इस दुनिया से नफरत हटाना चाहते हैं जिससे एल्डिया और मार्ले दोनों ही बचेंगे। फिर येलेना उन सभी को सच सच बता देती है कि उनका असली मकसद क्या है। वो ज़ीक के यूथेनेसिया प्लान के बारे में सभी को बता देती है। फिर हम गाबी को देखते हैं और वो एक जगह पर बैठकर सोच रही होती है कि वो सभी राक्षस हैं, फिर उन्होंने मुझे क्यों नहीं मारा। और फिर वहां पर एरन आता है और कहता है अगर तुम फाल्को को बचाना चाहती हो तो मेरी मदद करो। तो गाबी पूछती है कैसे। तो एरन कहता है रेडियो से अपने साथियों से बात करो जो वॉल्स के अंदर घुस आए हैं। और तभी वहां पर पीक आ जाती है और एरन के साथ जो सैनिक था उसे मार देती है और एरन के सर पर बंदूक तान देती है। और फिर पीक के कहने पर गाबी उस सैनिक की बंदूक एरन पर तान कर खड़ी हो जाती है और पीक एरन को अपने हाथ जेब से निकालने के लिए कहती है। तो एरन कहता है अगर मैंने नहीं निकाले तो क्या होगा। तो पीक कहती है मैं गोली चला दूंगी और तुम्हारा दिमाग जमीन पर पड़ा होगा, तुम्हें ट्रांसफॉर्म होने का वक्त भी नहीं मिलेगा। तो एरन कहता है तो चलाओ गोली, अगर तुम यहाँ पर मुझे गोली मारने के लिए आई होती तो अब तक मार चुकी होती। तो पीक उसे डराने की और कोशिश करती है लेकिन एरन भैया तो अपना सर बंदूक पर रखते हैं और कहते हैं तुम्हारे पास मुझे मारने की परमिशन नहीं है, मैं फाउंडिंग टाइटन हूँ। तुम्हें फाउंडर को रिकवर करने के लिए ऑर्डर मिले हैं, उसके लिए चाहे तुम्हें जो करना पड़े। और ऐसी सिचुएशन में तुम ट्रांसफॉर्म होकर मुझे जिंदा खा सकती हो, यही तुम्हारे ऑर्डर्स होने चाहिए। और ये सब सुनकर गाबी उत्साहित हो जाती है। तो पीक उसे बंदूक के ट्रिगर से अपनी उंगली हटाने के लिए कहती है और एरन कहता है अगर तुमने मुझे मारा तो सिर्फ तुम अकेली ही सजा नहीं भुगतोगी बल्कि तुम्हारा परिवार भी भुगतेगा। तो पीक अपनी बंदूक हटा लेती है और कहती है मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। तुम्हें मेरे पैरों के निशान मिले होंगे ना जहां से मैं अंदर आई थी, वैसे मेरे पास एक और वजह है तुम्हें गोली ना मारने की। तुम फाउंडिंग टाइटन की पावर को यूज करके मार्ले को हरा सकते हो, वरना तुम पूरी दुनिया को अपने खिलाफ क्यों खड़ा करोगे अगर तुम्हें पता हो कि तुम उनसे नहीं जीत सकते। सही कहा ना, क्या तुम्हारे पास फाउंडर से भी कुछ ज्यादा है। और गाबी को समझ में नहीं आता कि पीक ऐसा क्यों कर रही है। और पीक गाबी को बंदूक नीचे रखने के लिए कहती है क्योंकि उसे भी पता है कि गाबी उसे भी उड़ा सकती है अगर वो मार्ले के खिलाफ कुछ भी बोलेगी तो एरन कहता है आखिर तुम्हें क्या चाहिए। तो पीक कहती है मैं चाहती हूँ कि सभी एल्डियंस आजाद हो जाएं और मार्ले और कोई भी देश उनके साथ बुरा व्यवहार ना करे। और मैं अपने डैड को इंटरमेंट जोन से बाहर निकालना चाहती हूँ। मैं वॉरियर बनी ताकि मैं उनका इलाज करवा पाऊँ। वो अब ठीक हो चुके हैं लेकिन मरने से पहले मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि एल्डिया का फ्यूचर काफी अच्छा है और इसके लिए मार्ले का तबाह होना बहुत जरूरी है। और इसमें मैं तुम्हारी हर मदद करूंगी जो भी मैं कर सकती हूँ, चाहे उसके लिए मुझे सभी मार्लियंस को मारना ही क्यों ना पड़े। तो गाबी कहती है पहले मुझे पता चला था कि ज़ीक ने मार्ले पर अटैक प्लान किया था और अब पीक मुझे लगा था कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं ताकि ये साबित कर सकें कि हम अच्छे एल्डियंस हैं, लेकिन तुम भी ज़ीक की तरह ही हो, तुम गद्दार हो। और गाबी पीक पर बंदूक तान देती है। तो पीक कहती है हम क्या हैं, मार्लियंस या एल्डियंस। तो गाबी कहती है मार्लियंस। तो पीक कहती है नहीं, हम एल्डियंस हैं और यही सच है, चाहे तुम कुछ भी बोलो लेकिन हम वो लोग हैं जो टाइटन्स में बदल सकते हैं। तुमने देखा था ना फोर्ट्स लावा पर क्या हुआ था, टाइटन्स की पावर हमेशा सबसे ऊपर नहीं रहने वाली और जब ऐसा होगा तो हम मार्ले के लिए किसी काम के नहीं रहेंगे और वो हम सभी को मार देंगे, चाहे हम उनके लिए लड़कर अपने आप को कितना भी अच्छा साबित क्यों न करें। हमें खुद के अधिकार खुद ही वापस पाने होंगे। तभी एरन अपनी उंगली काट कर कहता है अगर तुम हमारा साथ देना चाहती हो तो साबित करो। तो पीक कहती है मैं तुम्हें बताऊंगी कि मेरे साथी शहर में कहां पर छुपे हुए हैं। अगर तुम मुझे इस बिल्डिंग की छत पर ले जाओ तो मैं उनकी जगह तुम्हें बता सकती हूँ। तो एरन उसकी बात मान लेता है।
फिर हम देखते हैं कि येलेना ने सभी को ज़ीक के प्लान के बारे में सब कुछ बता दिया होता है। तो ज़ीक कहता है लेकिन अगर बच्चे पैदा ही ना हुए फिर तो आइलैंड पर सभी लोग बूढ़े हो जाएंगे और क्या प्रूफ है कि तब हम पर दुनिया वाले हमला नहीं करेंगे। तो येलेना कहती है उसके लिए तुम्हें फाउंडिंग टाइटन को आगे पास करते रहना होगा और ये भी ध्यान रखना होगा कि रॉयल फैमिली के सभी लोग ना मरे ताकि तुम रमलिंग कर सको, और इसके लिए तुम्हें ज्यादा से ज्यादा रॉयल फैमिली वाले लोगों को पैदा करना होगा और हिस्टोरिया को भी बच्चा होने वाला है। तो जिन कहता है तुम्हें लगता है कि ये परफेक्ट प्लान है लेकिन ऐसा नहीं है। तो येलेना कहती है परफेक्ट कुछ भी नहीं है, पूरी दुनिया ही रिस्क में है, हर देश के पास अपनी अपनी परेशानियां हैं, लेकिन एक चीज पक्की है कि टाइटन पावर खत्म होने वाली है ज़ीक और एरन के द्वारा, और इसके लिए येगर भाइयों की बातें अगले हजारों सालों तक की जाएगी जैसे वो कोई भगवान हो, और उनकी मौत के बाद भी वो इंसानों की यादों में रक्षक के रूप में याद करे जाएंगे। और तभी आर्मिन रोने लगता है और येलेना के पूछने पर वो कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम कुछ इतना महान प्लान कर रही थी। इसने मेरा दिल छू लिया, और ये सुनकर येलेना इतनी खुश होती है कि मैं क्या ही बताऊं। लेकिन तभी वहां पर एक सैनिक आकर बताता है कि यहाँ पर कोई घुसपैठिए घुस आए हैं, और कई सैनिक ओडियम गियर पहनने लगते हैं और एरन पीक और गाबी को लेकर छत पर जाने लगता है। और पीक कहती है क्या अब हम एक साथ हैं? तो एरन कहता है तब तक नहीं जब तक तुम हमें अपने साथियों का पता नहीं बता देती, और तब तक तुम गाबी के साथ हथकड़ियों में बंदी रहोगी, और अगर तुम ट्रांसफॉर्म हुई तो गाबी के चिथड़े चिथड़े उड़ जाएंगे। और जब पीक सीढ़ियों से छत पर जा रही होती है तो पीक नीचे खड़े सभी सैनिकों को हेलो बोलती है। एक्चुअली वो हेलो गेलियड के लिए होता है जो गेरिसन सैनिकों के ड्रेस में है। और पीक को पता चलता है कि फाल्को ने भी ज़ीक का स्पाइनल फ्लूइड पी लिया है और वो भी यहीं पर है। और पीक को समझ में आ जाता है कि ज़ीक के स्पाइनल फ्लूइड वाली वाइन की मदद से एरन ने मिलिट्री पर काबू कर लिया है। और वो आगे कहती है क्या तुम्हें पता है कि ज़ीक के पास इतनी स्पेशल एबिलिटी क्यों है? तो एरन कहता है नहीं, क्या तुम्हें पता है? तो पीक कहती है सिर्फ ज़ीक को ही पता है, मैं जब से उसे मिली हूँ मुझे महसूस हुआ है कि उसने हर एक बात झूठ बोली है, और 4 साल पहले मुझे ये बात पक्की हो गई जब उसने पहली बार तुमसे सच बोला कि भरोसा करो एरन, मैं समझता हूँ कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो, मैं वापस आऊंगा तुम्हें इस सबसे बचाने, और अगर कोई होगा जिसे वो अपनी पावर का राज बताएगा तो वो तुम हो। मुझे लगता है कि उसने तुम्हें कहा कि वो फाउंडिंग टाइटन की पावर को यूज करने में तुम्हारी मदद कर सकता है। और फिर वो सब छत पर पहुंच जाते हैं और पीक येलेना से कहती है तुमने अपनी बियर्ड क्यों निकाल दी, वो तुम पर कितनी अच्छी लग रही थी। फिर पीक और गाबी छत के कोने की तरफ जाने लगते हैं और येलेना एरन से कहती है पीक पर भरोसा मत करना, वो बहुत खतरनाक औरत है। तो एरन कहता है ना मैं उस पर भरोसा करता हूँ और ना ही वो हम पर। फिर एरन छत के बीच में आकर खड़ा हो जाता है और पीक कहती है आखिर तुमने अभी तक फाउंडिंग टाइटन की पावर को यूज क्यों नहीं किया, और ज़ीक कहाँ है? तो एरन कहता है तुम जल्दी ही देखोगी, अब बताओ दुश्मन कहाँ है। और एरन ने अपना हाथ काट कर रखा होता है और वो टाइटन में ट्रांसफॉर्म होने के लिए भी तैयार होता है। फिर पीक अपनी उंगली एरन की तरफ करती है और कहती है ये रहा दुश्मन, और गाबी को लेकर थोड़ी दूर कूद जाती है और नीचे से गिलिड आता है और एरन को खाने की कोशिश करता है, लेकिन वो सिर्फ एरन के पैर को ही खा पाता है और एरन टाइटन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और नीचे सभी को समझ में आ जाता है कि जंग की शुरुआत हो चुकी है, और गाबी को समझ में आ जाता है कि पीक ने मार्ले को धोखा नहीं दिया। फिर हम देखते हैं कि 5 एयरशिप्स भी वहां पर आ रही होती है जिसमें मगेत, राइनर, कोल्ट और बाकी सैनिक होते हैं। और मगेत कहता है फाउंडर यहीं पर है, लिबेरियो का हिसाब चुकता करने का वक्त आ गया, हम उसे यहीं खत्म कर देंगे। और एरन कहता है आ जाओ राइनर। और इसी धमाकेदार शुरुआत के साथ 4th सीजन का फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाता है, और अब अगला पार्ट आएगा 9 जनवरी 2022 को, और जैसे ही वो आएगा मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। बाकी आप कितने एक्साइटेड हैं 4th सीजन के सेकंड पार्ट के लिए कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो यार एक लाइक तो बनता है, और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।